नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी डिप पर। आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स यानी आईएफआरएस के बारे में। यह स्टैंडर्ड्स कैसे काम करते हैं और क्यों जरूरी हैं, आइए समझते हैं। आईएफआरएस का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वित्तीय जानकारी इन्वेस्टर्स, लेंडर्स एंड अदर क्रेडिटर्स के लिए उपयोगी हो। यह जानकारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज के बारे में होती है। ये स्टैंडर्ड्स 140 से अधिक देशों में अपनाए गए हैं, जिसमें यूरोपीय संघ, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और कई एशियाई और अफ्रीकी देश शामिल हैं। जबकि अमेरिका में आमतौर पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का उपयोग होता है, आईएफआरएस के साथ समन्वय की चर्चा चल रही है। अब कुछ मुख्य आईएफआरएस पर नजर डालते हैं। आईएफआरएस 1 फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, यानी पहली बार आईएफआरएस अपनाने के लिए। आईएफआरएस 1 यह उन कंपनियों के लिए है जो पहली बार आईएफआरएस अपनाने जा रही हैं। इसके तहत कंपनियों को एक नया बैलेंस शीट तैयार करना होता है। उदाहरण के लिए, अगर एक बेकरी पहले एक अलग सिस्टम का उपयोग कर रही थी, तो उसे आईएफआरएस अपनाने पर एक नया बैलेंस शीट बनाना होगा। आईएफआरएस 2 deals with accounting for share-based payments, including stock options and other equity instruments, यानी शेयर आधारित भुगतान। आईएफआरएस 2 या शेयर या स्टॉक विकल्पों के जरिए किए गए भुगतानों को समझता है। उदाहरण के लिए, अगर एक टेक कंपनी अपने कर्मचारियों को स्टॉक विकल्प देती है, तो उसे इन विकल्पों का मूल्यांकन करना होगा और इसे खर्च के रूप में दिखाना होगा। आईएफआरएस 3 बिजनेस कॉम्बिनेशंस, यानी व्यावसायिक संयोजन। आईएफआरएस सी यह मर्जर और एक्विजिशंस के लिए है। उदाहरण के लिए, जब कंपनी ए कंपनी बी को खरीदती है, तो आईएफआरएस 3 बताता है कि कंपनी ए को कंपनी बी के सभी संसाधनों और देनदारियों को कैसे दिखाना चाहिए। आईएफआरएस 4 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी बीमा अनुबंध। आईएफआरएस 4 यह बीमा कंपनी यह बीमा कंपनियों के लिए है और उन्हें अपने मौजूदा तरीकों का उपयोग करने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए, एक बीमा कंपनी अपने मौजूदा तरीके से प्रीमियम और दावों की गणना कर सकती है। आईएफआरएस 5 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल एंड डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस, यानी बेची जाने वाली संपत्तियां। आईएफआरएस 5 यह उन संपत्तियों के लिए है जो बेची जाने वाली हैं। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी एक फैक्ट्री बेचना चाहती है, तो उसे इसे बेचने के लिए रखी गई संपत्ति के रूप में दिखाना होगा। आईएफआरएस 6 एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवैल्यूएशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, यानी खनिज संसाधनों का अन्वेषण। आईएफआरएस 6 यह खनिज संसाधनों के अन्वेषण के लिए है। उदाहरण के लिए, एक खनन कंपनी अपने मौजूदा तरीके से खर्चों की गणना कर सकती है। आईएफआरएस 7 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स डिस्क्लोजर्स, यानी वित्तीय उपकरणों का खुलासा। आईएफआरएस 7 यह वित्तीय उपकरणों के बारे में जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, एक बैंक को अपनी लोन और निवेश की जानकारी स्पष्ट रूप से देनी होगी। आईएफआरएस 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, यानी संचालन खंड। आईएफआरएस 8 यह संचालन खंडों की जानकारी देने के लिए है। उदाहरण के लिए, एक मल्टीनेशनल कंपनी को अपने अलग-अलग विभागों की आय और लाभ बताना होगा। आईएफआरएस 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी वित्तीय उपकरण। आईएफआरएस 9 यह बोमेक वित्तीय उपकरणों की वर्गीकरण और माप पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, एक कंपनी को अपने स्टॉक्स और बॉन्ड्स के मूल्य का आकलन करना होगा।
IFRS 10 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यानी समेकित वित्तीय विवरण। IFRS 10 यह बताता है कि माता-पिता कंपनी को अपनी सहायक कंपनियों का वित्तीय विवरण कैसे प्रस्तुत करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक पेरेंट कंपनी को अपनी सभी सहायक कंपनियों के विवरण को एक साथ जोड़कर दिखाना होगा। IFRS 11 जॉइंट अरेंजमेंट्स संयुक्त व्यवस्थाएं। IFRS 11 यह संयुक्त व्यवस्थाओं के लिए है। उदाहरण के लिए, अगर दो कंपनियां एक नए उत्पाद के लिए साझेदारी करती हैं, तो उन्हें इस स्टैंडर्ड के तहत अपनी आय और देनदारियों का विवरण देना होगा। IFRS 12 डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट्स इन अदर एंटिटीज यानी अन्य संस्थाओं में रुचि का खुलासा। IFRS 12 यह अन्य संस्थाओं में रुचियों के बारे में जानकारी देता है। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी की किसी अन्य कंपनी में महत्वपूर्ण भागीदारी है, तो उसे इसके बारे में जानकारी देनी होगी। IFRS 13 फेयर वैल्यू मेजरमेंट यानी उचित मूल्य मापन। IFRS 13 यह उचित मूल्य मापन पर केंद्रित है। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी अपनी संपत्ति को बेचना चाहती है, तो उसे उचित मूल्य का निर्धारण करना होगा। IFRS 15 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विथ कस्टमर्स यानी ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व। IFRS 15 यह ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व की पहचान के लिए है। उदाहरण के लिए, एक सॉफ्टवेयर कंपनी को तब राजस्व पहचानना होगा जब ग्राहक को सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार मिलता है। IFRS 16 लीसेस यानी पट्टे। IFRS 16 यह पट्टों की लेखांकन के लिए है। उदाहरण के लिए, अगर एक कंपनी ऑफिस स्पेस को पट्टे पर लेती है, तो उसे इसे अपने बैलेंस शीट पर दर्शाना होगा। IFRS 17 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स यानी बीमा अनुबंध। IFRS 17 यह बीमा अनुबंधों की मान्यता और मापन के लिए है। उदाहरण के लिए, एक बीमा कंपनी को अपने अनुबंधों से भविष्य के नकदी प्रवाह का अनुमान लगाना होगा। तो दोस्तों, यह थे IFRS के कुछ महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड्स। ये स्टैंडर्ड्स कंपनियों को वित्तीय जानकारी को सही और पारदर्शी तरीके से प्रस्तुत करने में मदद करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।